वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इस लेक्चर में हम तख्ताबंदी से जो सावधानियां करनी चाहिए उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमें तख्ताबंदी के से जो सावधानी करनी है उस पर एक विशेष ध्यान देना है कि किस किस तरीके की हमें सावधानी करनी चाहिए। जो हमारा होमवर्क है उसका मेन कार्य सिर्फ यही है कि जब हम किसी फाउंडेशन को खोदते हैं तो उसकी साइडों से मिट्टी गिरने लगती है। उस मिट्टी से बचाव के लिए हम तख्ताबंदी करते हैं। अगर तख्ताबंदी नहीं करेंगे तो फिर हमें उस फाउंडेशन के आसपास की बहुत ज़्यादा मिट्टी को हटाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि साइड में किसी की बिल्डिंग हो, किसी और का एरिया हो, तो ये आसान नहीं है कि हम इस तरीके से इतनी सारी मिट्टी हटाएं। बट ये आसान है कि हम वहाँ पे एक तख्ताबंदी कर दें। तख्ताबंदी से जैसे मिट्टी का फिसलना, स्लिप ऑफ अर्थ, तो मिट्टी का फिसलना एक लिमिट तक रुक जाता है। स्ट्रेटो का निरीक्षण, जब तख्ताबंदी करते हैं तो एक साइड से दूसरी साइड को जो बीच में रोकने का कार्य करती है वो हमारी स्ट्रट कहलाती है। यानी कि स्ट्रट जो होती है किसी भी स्ट्रक्चर में, अगर हमने इस तरीके से ये खड़ी कर रखी है एक साइड, दूसरी हमने ये खड़ी कर रखी है। अब इनको रोकने के लिए आपस में अब इधर से प्रेशर डलेगा, तो इस प्रेशर को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक सपोर्ट दी, यहाँ पे एक सपोर्ट दी। तो ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? ये सब हमारी स्ट्रट कहलाती हैं। ये हमारी क्या होती हैं? स्ट्रट होती हैं। ये स्ट्रट होती हैं। इन स्ट्रटों को ही हम किसी भी फॉर्म वर्क में सपोर्ट के कार्य के लिए यूज़ करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रट, इनका हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए कि ये हमारे कमज़ोर तो नहीं है। अगर कमज़ोर होंगे तो हो सकता है आपस में इनके ब्रेक होने से फिर साइड की जो सोइल है वो एकदम अंदर की ओर हो जाएगी। सोइल हमारी प्रेशर डालती है, मगर ये हमारे जो साइड हैं बहुत मजबूत होनी चाहिए, और इनके बीच में जो हमने सपोर्ट दे रखी है स्ट्रट भी बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। बेल्स का निरीक्षण, जो तख्ताबंदी करते हैं तो जो बेल्स लगाते हैं, जो जहाँ पर हम स्ट्रट लगाते हैं तो स्ट्रट के साइड से हम बेल्स का यूज़ करते हैं। तो यह बेल्स का हमें सैगिंग और बेंडिंग तो नहीं है, तो उसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। रिमूवल ऑफ टिम्बरिंग, जब हम किसी भी तख्ताबंदी को हटाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तख्ताबंदी हटाने से वहाँ हो सकता है कि सोइल आ जाए, गिर जाए, तो जितनी हम तख्ताबंदी हटाते हैं वहाँ पे हमें सोइल भरकर कूटते रहना चाहिए और वहाँ पानी डालकर उसको ठोक देना चाहिए। तो तख्ताबंदी को हटाने का जो एक सबसे सिंपल तरीका यही है कि जितनी तख्ताबंदी हटा लें उतनी जगह हम सोइल भरकर पानी से कंपैक्शन कर दें। डिवेटरिंग ऑफ फाउंडेशन ट्रेंचेस, गहराई में खुदाई करने पर खाई की साइड और तली में रिस कर पानी आना। अगर जिस खुदाई में नींव खाइयों को जल मुक्त करना, जब हम किसी फाउंडेशन खोदते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी आने की संभावना होती है। अगर पानी आता है तो वहाँ से हमें पानी को हटाने की बहुत सारी हम विधियाँ हैं जिसके ज़रिए हम इनको हटा सकते हैं। नाली बनाकर या स्लम वेल बनाकर, वेल पॉइंट सिस्टम के द्वारा, केमिकल द्वारा, फ्रीजिंग सिस्टम द्वारा और सैंड ड्रेनेज द्वारा और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के द्वारा। तो ये कुछ विधियां हैं। अगर किसी फाउंडेशन को खोदते समय अगर उसमें पानी आ जाता है तो हम इन विधियों का यूज़ करके वहाँ का पानी को हटा सकते हैं। नालियाँ बनाकर, अगर मालूम है कि फाउंडेशन का लेवल
ऊंचा है, उसके नीचे अगर नाली बन सकती है तो नाली बनाकर कर सकते हैं। वेल पॉइंट सिस्टम, वेल पॉइंट सिस्टम के ज़रिए भी हम क्या है, वेल पॉइंट, राइजर पाइप, हेडर पाइप और पंप के ज़रिए भी हम वहाँ से पानी को रख सकते हैं। गहरी गहरी फाउंडेशन के लिए जब पानी में बाहर निकालना हो तो हम पंपिंग सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाकर पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो वेल पॉइंट सिस्टम में जो व्यवस्था है वो इस टाइप से दिखा रखी है। यहाँ पे इन्होंने जो है ये एक हेडर लगा रखा है, वल्व है और राइजर पाइप है। राइजर पाइप के बाद में ये नीचे की ओर छड़ डाल रखी है और बीच बीच में इसमें एक मीटर पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिससे पानी पर की ओर खींचा जा सके। जिस एरिया में वाटर युक्त होता है वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ जो है कूप बिंदु लगाए जाते हैं। कूप बिंदु के बीच में एक हम थोड़ा स्पेस देते हैं। अगर ये हमारे पास कोई कूप बिंदु है तो इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस देते चले जाएंगे, स्पेस देते हैं और सामान्य परिस्थिति में कूप बिंदु मीटर के अंतराल पर लगाए जा सकते हैं। कूप बिंदु को नीचे ज़मीन पर गलाने के लिए पानी 20 से 25 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जेट के रूप में दबाव में भेजा जाता है। तो कूप यानी कि जो वेल पॉइंट सिस्टम के ज़रिए भी हम पानी बाहर निकाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, तो जो जो कूप पॉइंट्स हमारा है, जो बेल पॉइंट्स हमारा है, टाइप्स ऑफ बेल पॉइंट्स, तो इसमें सिंगल स्टेज सिस्टम, मल्टी स्टेज सिस्टम और वैक्यूम सिस्टम, 3 स्टेज हम फॉलो कर सकते हैं। सिंगल स्टेज सिस्टम व्यवहार्यता और सक्शन पंप के द्वारा लगभग 5 से 7 मीटर तक उठाना जा सकता है। इस सिस्टम में 5 मीटर तक गहराई के निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। अगर हमें 5 मीटर तक की गहराई का कार्य करना है तो सिंगल स्टेज सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 मीटर से अधिक के लिए करना है तो हम मल्टी स्टेज को यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी स्टेज को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें वैक्यूम सिस्टम, जिनकी परगामी मृदाओं में निरंतर रंध्र स्थान होते हैं और पंपिंग द्वारा इन मृदों में पानी आसानी से बाहर आ जाता है, लेकिन पारगम्यता वाली मृदाओं में से पंप द्वारा पानी निकालना संभव नहीं होता, क्योंकि इन मृदाओं में कोशिका बलों की अधिकता होती है, जिसके कारण वोइड से पानी बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए कम पारगम्य वाली सोइल में भूमिगत जल स्तर को सोइल का संघनन, कंसोलिडेशन करके नीचे किया जा सकता है। सोइल का कंसोलिडेशन कूप बिंदुओं में निर्बाध व्यवस्था करके किया जाता है। अगर कूप बिंदु को पानी के जेट द्वारा जमीन में आवश्यक गहराई तक गिरा दिया जाता है तो पानी के जेट को इतना दबाने के साथ भेजा जाता है जिससे कि कूप बिंदु के चारों तरफ 20 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाए और इस गड्ढे में यथासंभव मध्यम में मोटे रेत की परत डाल दी जाती है और रेत की परत फिल्टर का कार्य करती है। गड्ढे के ऊपरी भाग में 75 सेंटीमीटर से 2 मीटर की गहराई में परगामी सोइल जैसे चिकनी मिट्टी की तरह कूट दी जाती है। तो क्या है, अगर निर्वात की व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें ये एयर्स हैं, ये दबाव डाला हमने और ये कूप पॉइंट्स हैं। तो रेत की फिल्टर जल स्तर के बिंदुओं में कार्य करते हैं। तो हम इसमें रेत डाल देते हैं। अगर पानी निकलना पॉसिबल नहीं तो रेत डालने से क्या है, ऊपर खींचते हैं तो पानी बाहर आ जाता है और रेत नीचे रह जाता है। केमिकल मेथड, अगर किसी फाउंडेशन में पानी है तो उसको केमिकल मेथड से हम कैसे बाहर करेंगे। यह विधि साफ और समान रेत में जहां रेती कणों का प्रभावी माप 0.2 mm से अधिक हो के लिए यूज़ की जाती है। ये बहुत महंगी
पड़ती है और अनुकूलतम परिस्थितियों में भी इस विधि में सफलता संदेशप्रद ही है। कोई भी अच्छी व्यवहारिक विधि नहीं है। इस विधि में कुछ रसायन जैसे सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किए जाते हैं। तो जब हमें किसी फाउंडेशन से पानी को बाहर निकालना होता है तो केमिकल मेथड में सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, जिससे सोइल का सोलिडिफिकेशन हो जाता है और भूमि में आवश्यक गहराई तक छोटे छोटे छिद्र बनाकर उनमें दबाव पर रसायन का घोल पंप किया जाता है। सोइल का ठोसीकरण हो जाने पर खुदाई का कार्य सामान्य ढंग से किया जा सकता है। यह विधि बहुत छोटे कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। अगर हमें कहीं सोइल केमिकल मेथड का इस्तेमाल करना है तो हम केमिकल मेथड को बहुत छोटे एरिया के लिए यूज़ करते हैं। बट इसमें क्या है, कुछ सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके भूमि में कुछ गहराई तक छोटे छोटे छिद्र बनाकर उसमें दबाव डालने पर रसायन का घोल इंजेक्ट कर पंप के द्वारा बहुत छोटे छोटे कार्यों में यूज़ की जाती है। फ्रीजिंग मेथड क्षेत्र को जल मुक्त करने की यह विधि भी महंगी पड़ती है। यह विधि केवल जल से वाटर वेयरिंग स्टेट्स जैसे रेत, ग्रेवल, हाई पारगम्यता वाली फाउंडेशन के लिए डालते हैं। तो फ्रीजिंग मेथड में क्या है कि फ्रीजिंग मेथड इस मेथड में खुदाई स्थल की सोइल के जो बॉइड्स पोर वाटर का जो है फ्रीजिंग कर जाता है और अर्थात जमा दे जाता है, जिससे वहाँ की मृदा ठोस हो जाती है और सोइल के हिमकरण की विधि निम्न प्रकार है। कार्यस्थल के पास एक पर्याप्त क्षमता का रेफ्रिजरेशन प्लांट स्थापित किया जाता है। अब कार्यस्थल के चारों तरफ भूमि तल में 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास के पाइप गाड़े जाते हैं। ये पाइप नीचे में से बंद होते हैं और पाइप के बीच की दूरी 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच होती है। इन बड़े पाइप के अंदर 25 से 50 mm व्यास के छोटे पाइप डाले जाते हैं। नीचे की तरफ इनको एक रंध्र बॉयड युक्त प्लग में बंद कर दिया जाता है। अब अलग अलग छोटे छोटे पाइपों को एक बड़े पाइप से कॉन्टैक्ट करके एक क्लोज सर्किट बना दिया जाता है। अब इस परिवर्तन का तापमान 25 से 30 तक होता है, परिचालित किया जाता है। छोटे पाइप द्वारा नीचे जाने वाली ठंड द्रव बड़े पाइप व छोटे पाइप के बीच एक खाली स्थान के ऊपर आ जाता है। इस ठंडे द्रव के कारण पाइप के आसपास के मृदा रंध्रों का जल जम जाता है, जिससे मृदा ठोस हो जाती है और अब क्षेत्र में खुदाई कार्य समान तरीके से किया जा सकता है। तो फ्रीजिंग मेथड्स क्या है कि फ्रीजिंग मेथड में कि जब पानी वहाँ पर है और निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो फ्रीजिंग मेथड में क्या है कि हम बहुत सारे पाइप लगाकर एक बहुत बड़ा एक रेफ्रिजरेटर लेकर जाते हैं और उससे उस एरिया को पानी को हम ठोस में बदल देते हैं ताकि वहाँ पे कार्य आसानी से किया जा सके। ये खुदाई कर रहे हैं जो फ्रीजिंग का है कि वहाँ पे हमने किसी ये रेफ्रिजरेशन लगा रखा है। यहाँ पे रेफ्रिजरेशन से हमारी ठंडी एयर गई शीतल और जाने के बाद में उस पानी को ठोस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम फाउंडेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। सैंड ड्रेनेज बनाकर जो सैंड ड्रेनेज है, इसके बनाकर हम कैसे कैसे पानी बाहर करते हैं। यह विधि दलदली सोइल के लिए काफ़ी उपयुक्त है। यानी कि जब हम वहाँ पर रेत डाल दें, काफ़ी समय तक कार्बनिक पदार्थ मिश्रित मिट्टी, पानी और रेत के एक स्थान पर एकत्रित रहने से सोइल दलदली हो जाती है। इन सोइल में कोशिका क्रिया के कारण रंध्र जब प्योर वाटर प्रेशर काफ़ी अधिक होता है और इस सोइल पर जब भार डाला जाता है
तब गीली सोइल साइडों में हट जाती है, जिसके कारण वहाँ पर धंसन हो जाती है। इसको रोकने के लिए क्षेत्र में रेत की नालियाँ बनाई जाती हैं। ये नालियाँ भूमि तल से नीचे वर्टिकल बनाई जाती हैं। नालियों का व्यास 30 से 45 सेंटीमीटर रखा जाता है और इन्हें 3 से 6 मीटर के अंतराल पर बनाया जाता है। नालियों के लिए छिद्र इस्पात पाइप की सहायता से बनाए जाते हैं। छिद्र की गहराई दलदली परत से नीचे तक और अगर सुविधाजनक हो तो चट्टान और दृढ़ आधार तक होनी चाहिए। अच्छी किस्म का रेत भरकर पाइप को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। इससे वहाँ पर रेत पाइपलाइन बन जाती है। संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर रेत बिछाया जाता है और जब इस रेत की परत का भार डाला जाता है तो दलदली सोइल का पानी वर्टिकल रेत नालियों में आ जाता है। कोसी किरण द्वारा रेत नालियों का पानी ऊपर से रेत सतह में आ जाता है, जहाँ से इसे आसानी से निकाला जा सकता है। इस प्रकार सोइल का कंसोलिडेशन करने का उद्देश्य ये है कि इसमें सोइल की बेरिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रेत की परत डाली है कुछ और रेत की परत डालने के बाद दृढ़ सोइल मिल गई है। तो रेत की परत डाली तो सिल्टी सोइल थी, फिर किले बनी और इसके बाद में जो पानी था वो ऊपर की ओर चला गया। इस संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर रेत बिछाई जाती है और जब रेत की परत का भार डाला जाता है तो दलदली मृदा का पानी वर्टिकल रेत की नालियों में आ जाता है। तो जब रेत डालते हैं तो फिर वो पानी ऊपर की ओर चला आता है। इलेक्ट्रो ओस्मोसिस विधि। इलेक्ट्रो ओस्मोसिस में क्या, ये विधि कम पारगम्यता वाली महीन कणों वाली सोइल के लिए उपयुक्त होती है। इन मृदाओं में से पानी पंपिंग या कूप विधि से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इन मृदा के रंध्रों का पानी किसी का बलों कारण बाहर नहीं निकल पाता है और सोइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने से सोइल के वॉइड्स में से पानी निकालने की दर बढ़ जाती है, अर्थात सोइल की पारगम्यता बढ़ जाती है। पानी जो होता है वो सोइल के वॉइड्स में होता है तो उसको निकालना आसान नहीं है, तो वहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके पानी को बाहर कर सकते हैं। इस विधि में दो कूप बिंदु के बीच लोहे की छड़ को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कार्य करती हैं और लगा दी जाती हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में कूप बिंदुओं को निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह लगा दिया जाता है। जब इलेक्ट्रोड में से विद्युत धारा गुजर जाती है तब सोइल की पारगम्यता बढ़ जाने से सोइल जलकूप बिंदु की तरफ प्रवाहित होने लगता है, जहाँ से पानी पंप द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मगर यह जो प्रोसेस है, जो मेथड है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसका हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये विधि बहुत खतरे वाली है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए हम इस विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो किसी भी फाउंडेशन को खोदते समय उसमें आने वाले पानी को हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस विधि द्वारा सैंड ड्रेनेज बनाकर, केमिकल मेथड, फ्रीजिंग मेथड और वेल पॉइंट सिस्टम के द्वारा और नालियाँ बनाकर हम पानी बाहर कर सकते हैं। तो किसी भी फाउंडेशन में पानी आने की समस्या को तो हमें समाधान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है किसी फाउंडेशन में अगर पानी आ जाता है तो क्या वो फाउंडेशन बाहर नहीं खुदेगी, फाउंडेशन खुदेगी, बट वो लॉन्ग प्रोसेस में पहुंच जाएगी।
पहले वो हमें पानी को हटाना होगा, वाटर को हटाना होगा, उसके बाद ही हमें वहाँ पर नींव की गहराई को आगे ले जाना होगा। तो इस तरीके से जो है किसी भी फॉर्मवर्क तख्ताबंदी के समय हम कुछ सावधानी करते हैं, और जब हम फाउंडेशन खोदते हैं तो वहाँ पर आने वाली हर अवरोध को, बाधा को दूर करने के लिए उसी के हिसाब से उस सिस्टम का यूज़ करते हैं जो वहाँ पर पॉसिबल होता है। तो आपको ज़्यादा बस ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लेना ज़रूरी है। किसी फाउंडेशन का निर्माण करते हैं तो वहाँ की सोइल में किस तरह की लेयर्स आती है। जब भी हम किसी फाउंडेशन को खोदते हैं तो एक पारगम्य प्रीवियस और इम्प्रीवियस लेयर होती है। कहीं कहीं पर क्या है कि जो पारगम्य लेयर है वो ज़्यादा आ जाती हैं, और हो सकता है कि पारगम्य लेयर में ज़्यादा वाटर है, तो वहाँ पर उस वाटर को कुछ कम करने के लिए हमें बहुत सारे सिस्टम अप्लाई करने होते हैं, जिससे हमारी जो फाउंडेशन है उसका कंस्ट्रक्शन आगे की ओर हो सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें फाउंडेशन डिज़ाइन करनी चाहिए कि फाउंडेशन की गहराई में न जाने कितनी अवरोध उत्पन्न होंगे, तो उसके हिसाब से हमें उन्हीं इक्विपमेंट का टाइम टू टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये दिखाया था कि अगर कोई फाउंडेशन का तल ज़्यादा नीचे हमें लेकर जाना है तो वहाँ पे हम 2 स्टेप में अपना पंप लगा सकते हैं। सेंटर ग्रुप हो सकता है कि एक पंप से हाइट ज़्यादा बैठ रही है, तो हम एक पंप से एक कुछ दूरी पर कुछ वाटर स्टोर कर लें, फिर उस दूरी से फिर दूसरा हम जो है पंप लगाकर उस पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो जब हम फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो जितनी गहराई में जाते हैं, अगर वहाँ कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है तो वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसी जगहों पर हमें बहुत सही तरीके से ध्यान देना है, और पानी निकालने के लिए इजीली मेथड इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़्यादा कॉस्ट भी खर्च ना हो। क्योंकि जिस मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे हो सकता है कुछ बहुत कॉस्टली मेथड है, तो मालूम हुआ कि हमारी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठ गई। तो बजट को ध्यान में रखते हुए हमें किसी फाउंडेशन का डिज़ाइन करना है। और पानी निकालने के मेथड में जो हमने 7 मेथड आपको बताएं, 7 मेथड में 4-5 मेथड ही ऐसे हैं जो ज़्यादातर हम फॉलो करते हैं। फ्रीजिंग मेथड, केमिकल मेथड और ये ऑस्मोसिस इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस मेथड बहुत कम यूज़ होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ही कॉस्टली हैं और फिर इनमें ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली इनका ज़्यादा हमें इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है। फिर भी हमें आना चाहिए कि किस किस मेथड से हम किसी भी फाउंडेशन में आने वाले पानी को किस तरीके से बाहर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि अगर फाउंडेशन खोदते समय उसमें अगर पानी आ जाए तब आप क्या करोगे, तो आप सिंपल बोलोगे कि हम उस पानी को बाहर निकालेंगे। किस मेथड से आप बाहर निकालोगे, तो आप कह सकते हो कि हम उस वाटर को नाली बनाकर या नालियों या सूप कूक बनाकर या वेल पॉइंट सिस्टम के द्वारा, केमिकल मेथड के ज़रिए या फ्रीजिंग मेथड के ज़रिए, या फिर हम सैंड ड्रेनेज के ज़रिए, या फिर हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी को बाहर कर सकते हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि अब सैंड ड्रेनेज का सिस्टम ये कि आपने सैंड डाली और वो सैंड डालने से पानी हमारे ऊपर की ओर आता चला जाएगा, और जब ऊपर आने से वो पानी ऑटोमेटिकली बाहर की ओर हम नाली बनाकर निकाल सकते हैं। तो हम इन मेथडों के ज़रिए किसी भी फाउंडेशन में आने वाले वाटर को बाहर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही है, और आपका ये जो फाउंडेशन का चैप्टर है लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत जल्द हम आपका 2 चैप्टरों का एक टेस्ट लेंगे, एक फाउंडेशन और एक इंट्रोडक्शन का। तो वो टेस्ट के लिए मैं आपको 4-5 दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, बट फ़िलहाल आप यहाँ तक की तैयारी कंप्लीट रखिए। तो क्लास आज के लिए यहाँ तक ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात होगी। थैंक यू।